आपने कभी सोचा है कि बिल्कुल सच बोलना, मेरा मतलब है 100% अनफिल्टर्ड सच, कभी कभी आपके रिश्तों के लिए तबाहकुन हो सकता है? आज हम इसी पैराडॉक्स को समझेंगे जिसे साइकोलॉजी में स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैप कहते हैं। इसे समझने के लिए आइए सारा और माँ की कहानी से शुरुआत करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। मार्क एक ऐसा शख्स है जो एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी पर यकीन रखता है। उसका मानना है कि सच बस सच होना चाहिए। अब एक दिन साला उसे अपनी एक खूबसूरत हैंडमेड ड्रेस दिखाती है। ये वो ड्रेस है जिसे उसने हफ्तों की मेहनत से एक एक टांका लगाकर खुद सिया था, और उसकी ओपिनियन मांगती है। और उसे देखते ही मार्क का रिएक्शन क्या होता है? वो एक बेहद तल्ख और ब्रूटल जवाब देता है। कहता है, मुझे लगता है ये रंग तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और इसकी सिलाई तो हाईली एमेचर है। दाहिरा ये सुनकर सारा विजिबली हर्ट होती है और एकदम से पीछे हट जाती है। लेकिन यहाँ मार्क का रवैया देखें, वो अग्रेसिवली अपनी इस अनयील्डिंग इंटेग्रिटी को डिफेंड करता है। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ बीइंग रियल वाली बात कर रहा हूँ, मेरी ऑनेस्टी को पीनलाइज नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, बस यहीं से स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैप की बुनियाद पड़ती है। दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैप यानी किसी रिश्ते की एक्चुअल इमोशनल सेफ्टी पर अनवार्निश्ड ट्रूथ को तरजीह देना। असल में ये एक साइकोलॉजिकल जाल है। हम लोग अक्सर इस ट्रैप में फंस जाते हैं जहां रॉ ट्रूथ को इमोशनल सेफ्टी से ऊपर रख दिया जाता है। लोग इस ब्लंटनेस को ना गलती से ट्रू इंटीमेसी समझ बैठते हैं। लेकिन हकीकत में सच को एक स्लेज हैमर की तरह इस्तेमाल करना दरअसल एक न्यूरोटिक इम्पल्स होती है, अपना इंटरनल डिस्कम्फर्ट दूसरों पर ऑफलोड करने का एक तरीका। इंसान बेसिकली एक मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम करना चाह रहा होता है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ और सिर्फ एक डीप इमोशनल डिस्कनेक्शन। अब जरा सोचें, जब ये ट्रैप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में प्ले आउट होता है तो कितना डेंजरस हो सकता है। यहाँ एक आम स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट का टकराव एक मैनिपुलेटर की खालिस मुनाफिकत से होता है। ये एक बिल्कुल अलग लेवल की माइंड गेम बन जाती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स के एक ऑनेस्ट इंसान लफ्ज़ों को एक पजल सॉल्व करने के टूल के तौर पर देखता है, क्लैरिटी बिल्ड करने के लिए, जबकि मैनिपुलेटर्स वो इन्हीं लफ्ज़ों को प्योरली एक स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि वो लेवरेज हासिल कर सकें और आउटकम्स को कंट्रोल कर सकें। इसी वजह से एक ऑनेस्ट इंसान के दिमाग में एक डज नॉट कंप्यूट वाला मेंटल ब्लॉक आना शुरू हो जाता है। वो अज्यूम करता है कि सामने वाला भी उसूलों पर चल रहा है, और जब मैनिपुलेटर्स की स्टोरीज शिफ्ट होती हैं तो ये ऑनेस्ट इंसान खुद को ही ओवर एक्सप्लेन और सेल्फ करेक्ट करने लग जाता है। लेकिन याद रखें, मैनिपुलेटिव डायनामिक में अपनी डीप वल्नरेबिलिटीज़ को शेयर करने का मतलब है कि आपने उस टॉक्सिक शख्स को अपनी सबसे डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज़ का एक परफेक्टली ड्रॉन मैप खुद थमा दिया। एक तरह से आप खुद उसे साइकोलॉजिकल डैगर्स थमा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? यहाँ ग्रे रॉकिंग जैसी टेक्निक आती है। यह एक ऐसी टैक्टिकल डिसर्नमेंट है, अपना तहफ़्फ़ुज़ करने का एक कैलकुलेटेड तरीका, जहाँ आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को बिल्कुल कम कर देते हैं और कंट्रोल चाहने वालों के लिए जानबूझकर एकदम अनइंटरेस्टिंग बन जाते हैं। जब आप इन अनसेफ डायनामिक्स से खुद को विड्रॉ कर लेते हैं तो आप द साइलेंट फोर्ज में दाखिल होते हैं। ये वो प्राइवेट स्पेस है जहां आप अकेले में अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को दोबारा रीबिल्ड करते हैं और कॉन्शियसली ये तय करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग असल में किसको मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए, अब वापस आते हैं आम लविंग रिलेशनशिप्स की तरफ। यहाँ भी बहुत वेल मीनिंग पार्टनर्स अक्सर एक इंटेंसिटी मिस्टेक कर बैठते हैं। होता क्या है कि वो अपनी अनफिल्टर्ड फीलिंग्स का एक पूरा फायर होज ही सामने वाले पर खोल देते हैं। उन्हें लगता है यही सच्चाई है। मगर रॉ इमोशनल केओस वल्नरेबिलिटी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये असल में आपके पार्टनर को आपसे दूर पुश करता है और किसी भी मीनिंगफुल रिपेयर को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि फीलिंग्स की सिर्फ शेयर इंटेंसिटी एब्सोल्यूट सच्चाई के बराबर नहीं होती। एक और ट्रैप ये है कि लोग अपनी फीलिंग्स या पास्ट ट्रॉमा को एक डिफेंसिव शील्ड या ढाल के तौर पर यूज करने लगते हैं। इसका मकसद किसी किस्म की वल्नरेबिलिटी नहीं होता, बल्कि कंप्लीटली पर्सनल अकाउंटेबिलिटी से बचना और डिफिकल्ट फीडबैक को ब्लॉक करना होता है। जब ऐसा होता है ना, तो वही सो कॉल्ड ऑनेस्टी एक मैनिपुलेटिव इनसिंसियरिटी में तब्दील हो जाती है। पार्टनर्स अचानक से एक अनइनवाइटेड लाइफ कोच बन जाते हैं, जो बस अपने रिजिड डॉगमैटिक आइडियल्स सामने वाले पर थोपने लगते हैं और राइट एंड रॉन्ग की गेम्स शुरू हो जाती हैं।
असल ज़रूरत यहाँ दानिशमंदी की है। अट्यून्ड ऑनेस्टी का मतलब यही है कि आप अपने पार्टनर के दिल को निहायत नरमी से थामें और उन तक अपना सच एक प्रोफाउंड एम्पैथी और रैडिकल ग्रेस के साथ पहुंचाएं। ये एक सोफिस्टिकेटेड फिल्टर की तरह काम करता है। रिलेशनल मैच्योरिटी इस बात को समझने का नाम है कि दिमाग में आने वाला हर फ्लीटिंग थॉट या पासिंग क्रिटिक कोई परमानेंट ट्रूथ नहीं होता जिसे बोलना फ़र्ज हो। खुद से पूछें, क्या ये सच बोलना वाकई नेसेसरी है? क्या ये हेल्पफुल है? और क्या ये सच वाकई प्यार से बोला जा रहा है? लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। आइए इन 3 एक्शनेबल स्टेप्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्लिनिकल फ्रेमवर्क किसी भी हेल्दी डायनामिक में इमोशनल सेफ्टी बिल्ड करने के लिए कितना मुफीद है। ग्राउंडिंग, ओनिंग द पार्ट और चेंज्ड एक्शन। सबसे पहले आता है स्टेप 1, ग्राउंडिंग। इसका मतलब है अपने इंटरनल इमोशंस को रेगुलेट और नेम करना, ताकि आपकी ऑनेस्टी एक क्लियर कनेक्टिव सिग्नल बनकर जाए, ना कि एक ओवरवेल्म्ड डिस्ट्रक्टिव फ्लड बनकर सामने वाले को ही बहा ले जाए। स्टेप 2 है ओनिंग द पार्ट, बिना किसी डिफेंसिव बैरियर्स के। ये पॉइंट निहायत अहम है। इसका मतलब है इस बात को वैलिडेट करना कि आप दोनों पार्टनर्स के इमोशंस पूरी तरह एक ही वक्त में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हमें उन ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग गेम से आगे बढ़ना होगा। और फिर स्टेप 3, कंसिस्टेंट चेंज्ड एक्शन। असल बात तो ये है कि ट्रू इमोशनल ऑनेस्टी में आपके अल्फाज आपके बिहेवियरल चेंज से ओपनली मैच होने चाहिए, ताकि एक जेन्युइन और कंटिन्यूअस सेफ्टी का फीडबैक लूप कायम रह सके। ये मैट्रिक कितना प्रोफाउंड है देखें। Intimacy isn't just about the absence of secrets, it's about the presence of safety. हमारे लफ्ज़ों को ब्लंट स्लेज हैमर्स का नहीं, बल्कि कनेक्टिव ब्रिजेस का काम करना चाहिए। सेफ्टी के बगैर कोई इंटीमेसी नहीं होती। तो अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम उन्हीं ट्रेट्स का नमूना बने जो हम दूसरों में चाहते हैं, इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी और डायरेक्टनेस। और इस सब में अपनी अनअपोलोजेटिक सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ना खोने दें, ताकि जहां डिसरिस्पेक्ट हो वहां से आप फर्मली वॉक अवे कर सकें। तो आखिरी सवाल आपके लिए ये है, क्या आप तय करेंगे कि आपकी ऑनेस्टी कहाँ अर्न की गई है और एक्टिवली अपनी पीस को प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि याद रखें, आपका ये फुल ऑथेंटिक सच सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए जो वाकई इसके हकदार हैं।